को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपना टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? असेसिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं, साथ में रख लीजिए एक पेंसिल, क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया? अब तक हम लोगों ने बेसिकली सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट को समझ लिया है और इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट को हम लोगों ने समझ लिया है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे? क्रिटिसिज्म देख रहे थे कि जो मॉडल अडॉप्ट किया गया है एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ के द्वारा वेस्ट को देखते हुए, तो उस मॉडल में क्या क्या कमियां थी। ठीक है, अब हम इस टॉपिक में क्या करेंगे? हम इस टॉपिक में कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। ऐसा नहीं होता ना कि कोई भी एक चीज़ हमेशा केवल कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही दे। हर चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो जो हमने मॉडल अडॉप्ट करा जिसमें हमारा फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पर था, तो उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हुए, वो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देखेंगे और साथ ही साथ में हम कुछ और कमियों को देखेंगे जो हम लोगों ने हमारे मॉडल में थी। ठीक है, जो हमारे मॉडल में थी कुछ और सर्टन कमियों के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने ये देख लिया कि हमारे मॉडल में कुछ कमियां हैं, ठीक है, तो क्या कोई और दूसरा मॉडल है जो उस मॉडल को रिप्लेस कर सकता है? तो हम उस मॉडल के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। It could not be of course said that the development has had only negative effects for the world. ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि जो हमने डेवलपमेंट किया है अब तक उसकी वजह से पूरी दुनिया पर केवल और केवल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुआ हो, है ना। ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देखे हैं। क्या देखे हैं? इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। हमने ये चीज़ देखी है। क्या देखी है कि धीरे धीरे क्या हुआ है? धीरे धीरे समय के साथ जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, जैसे इंडिया में भी अगर हम देख ले, आज़ादी के बाद हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम थी। आज के टाइम में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 6 पॉइंट समथिंग के आसपास आ चुकी है। तो ये क्या है? ओवर द पीरियड क्या हुआ है? ओवर द पीरियड हमने देखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की बढ़ी है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल का। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? पॉवर्टी का रिडक्शन भी हुआ है। ठीक है, आज़ादी के टाइम पर लगभग हमारी जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी? बिलो पॉवर्टी लाइन थी। हमारे पास कुछ भी नहीं था, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। ऐसा ही सेम टू सेम बाकी अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया और अफ्रीका के साथ में भी था। लेकिन धीरे धीरे जब हमने इस मॉडल को अपनाया तो हमने देखा थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, थोड़ा थोड़ा वेल्थ का जनरेशन हुआ, लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ आई। ठीक है, फूड मिलना चालू हुआ, एजुकेशन मिलना चालू हुई, थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो पॉवर्टी लेवल था, जो पॉवर्टी रेशो था कंट्री का, वो भी कम हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट पर हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे। पहला, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी है और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि पॉवर्टी कम हुई है। लेकिन इसके अंदर भी हमें कुछ और एस्पेक्ट है जो हमें समझने की ज़रूरत है। तो वो क्या है? ओवरऑल इनइक्वालिटीज़ हैव नॉट बीन सीरियसली रिड्यूस्ड एंड पॉवर्टी कंटिन्यूज टू बी द प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो इनइक्वालिटी सीरियसली रिड्यूस नहीं हुई है। इनइक्वालिटी क्या होती है? गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। तो जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है अभी भी। अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है गरीब में और अमीर में। और पोवर्टी आज के टाइम में भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ के सामने। जैसे इंडिया में आज भी लगभग 10-12 करोड़ लोगों के आसपास पोवर्टी, 10-12 करोड़ लोग जो है वो पोवर्टी में रह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्पाइट दैट फैक्ट कि हमने स्टार्टिंग में जो मॉडल अडॉप्ट करा उसमें हमने फोकस किस पर करा है? इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करा है। लेकिन उसके बावजूद भी इनइक्वालिटी की समस्या आज भी हमारे सामने है और पोवर्टी में भी आज के टाइम में भले ही पोवर्टी कम हुई हो, लेकिन पोवर्टी आज भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि 10-12 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो इंडिया की बात है। एशिया और अफ्रीका की अदर कंट्रीज़ में तो पोवर्टी रेशो और भी ज़्यादा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हम लोगों ने इससे अंडरस्टैंडिंग ली। और क्या दिया हुआ है इसके बारे में? द वर्ल्ड ओवर, however, the world over, the gap between the rich and poor has been widening. A country may have high rates of growth, but that does not necessarily translates into a fair distribution of its benefit. अगर हम पूरी दुनिया के लेवल पर बात करें
तो जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो लगातार क्या होता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ पर जो फोकस करा है उसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बेनिफिट हुआ है, जो हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है या दूसरी कंट्रीज़ में भी जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। क्योंकि अगर सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलता, सभी लोगों में वो जो इनकम जनरेट हुई है, जो वेल्थ जनरेट हुई है, अगर वो सभी लोगों में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती तो सभी लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता, हर किसी की इनकम बढ़ती, हर कोई अपने आप को पॉवर्टी से दूर कर लेता, है ना। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कम हो जाता फिर। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में जो गैप है रिच और पुअर के बीच में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ रेट हाई होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स को इंश्योर कर देगा। इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये ऐसे सिंपल तरीके से समझ में नहीं आने वाली लाइन। इंपॉर्टेंट लाइन है लेकिन गहरी लाइन है ये। तो देखो, जब हम बात करते हैं ना कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो ग्रोथ रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि जीडीपी बढ़ रही है ना। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, अगर जीडीपी बढ़ रही है, जैसे जीडीपी को समझ लो केक मान लो, ठीक है। जीडीपी क्या है, अभी सपोज एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं, जीडीपी है केक। केक बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। बट क्या ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो बड़ा होता जा रहा है, या फिर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि केक को इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में? बताओ, ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है? कब हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि इकोनॉमिक वेल्थ सभी लोगों को बेनिफिट दे पा रही है? वो तब इंश्योर कर पाएंगे ना कि केक बढ़ भी रहा है और वो केक को सही तरीके से काटा भी जा रहा है, ताकि सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को फेयर पीस मिले हर किसी का। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि केक का जो 40% या 50% जो पीस है वो अमीर लोग ही अपने पास लेकर जा रहे हैं, और बाकी जो 50 या 40% बचा हुआ है वो बाकी सारे के सारे जो गरीब लोग हैं और जो मिडिल क्लास है वो बाकी 50 में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती चलेगी। एक डेटा ले लेते हैं। इंडिया में अभी पता है क्या है? इंडिया में अगर आपको याद हो, इक्वालिटी चैप्टर में भी हमने कुछ सर्टन डेटा पढ़े थे। बट खैर, हम लोगों को ये तो याद नहीं होता है कि हम लोगों ने कल क्या खाना खाया, वो तो है ना, वो तो किसी को याद ही नहीं होता कि कल क्या खाया, वही याद नहीं है, तो फिर इक्वालिटी चैप्टर का डेटा किसको याद होगा। खैर, तो उस चैप्टर में हमने एक डेटा पढ़ा था। क्या डेटा पढ़ा था? हमने ये डेटा पढ़ा था कि इंडिया में जो टॉप 1% लोग हैं, जो टॉप रिच 1% लोग हैं, वो पूरी पूरी इंडिया का जो 40% वेल्थ है ना, 40% वेल्थ वो केवल टॉप 1% लोगों के पास है। समझ पा रहे हो? तो इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है। समझ पा रहे हो? इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भले ही हम ये कह लें कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, भले ही हम ये कह लें कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तक वो जो वेल्थ जनरेट हो रही है, जब तक वो सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, केवल उसको रिच ही एक तरीके से कॉर्नर कर लेंगे, तब तक उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा, तब तक उस जीडीपी इंक्रीज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो केक कितना बड़ा हो उससे कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, बड़ा भी होना चाहिए साथ साथ में। दूसरी चीज़, उसका वो केक सही तरीके से कटना भी चाहिए ताकि सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, ये है इसका मतलब। समझ पा रहे हो? ये चीज़ है। और जब जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ सभी सेक्शंस में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फेयरली सारे सेक्शंस को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, गरीबों में भी, अमीरों में भी और बाकी मिडिल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में भी, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब क्या है? सारे सेक्शंस को इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ पर हमें फोकस करना है। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी जो हम लोगों को यहाँ से लेनी थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ नाउ इंक्रीजिंगली बीन रिकोगनाइज दैट देर इज़ अ नीड टू अडॉप्ट अ ब्रॉडर नोशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, है ना, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमने समझ भी लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करने की वजह से क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, पोवर्टी आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है हर सेक्शंस के सामने। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग ब्रॉडर नोशन ऑफ डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि एक्सेसिव फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ नॉट ओनली गिवन राइज टू वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स बट इवन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ नॉट ऑलवेज बीन सेटिस्फैक्ट्री। हमने देख लिया ना, इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करके देख तो लिया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने देख ली। हमने सोशल कॉस्ट देख लिया, हमने देख लिया कि कितने सारे लोगों को अपनी लैंड छोड़नी पड़ रही है, कितने सारे लोगों को अपना लाइवलीहुड छोड़ना पड़ रहा है, ट्राइबल्स के सामने क्या क्या समस्याएं आई, नर्मदा बचाओ आंदोलन हमने पढ़ तो लिया, सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने पढ़ लिया कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट कितना ज़्यादा है, ठीक है। हमने समझ लिया कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, सारी केस स्टडी कर तो ली। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट मॉडल में है, अगर बहुत ज़्यादा फोकस हम एक्सेसिवली फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सोशल कॉस्ट भी है, एनवायरमेंटल कॉस्ट भी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें नैरो मॉडल की जगह पर अब हमें ब्रॉडर नोशन ऑफ डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। ब्रॉडर नोशन ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? चलिए एक बार रीड करते हैं। Development is now being viewed in broader terms as a process which should improve the quality of life of all the people. तो यहाँ पर ब्रॉडर नोशन ऑफ डेवलपमेंट में डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। हर किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, उस प्रोसेस को हम एक ब्रॉड नोशन ऑफ डेवलपमेंट के तौर पर जानेंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं ब्रॉड नोशन ऑफ डेवलपमेंट की, तो कैसे करेंगे ब्रॉड नोशन, कैसे ब्रॉडर डेवलपमेंट लेकर आएंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि हर किसी को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है? कुछ पैरामीटर तो होना चाहिए ना। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का पैरामीटर जीडीपी ग्रोथ है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का पैरामीटर क्या है ना? क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ज़रिए, ठीक है। किसके ज़रिए? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ज़रिए हम करते हैं। ये क्या है, इसके क्या मायने हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, एक एक करते हुए चीज़ें पढ़ेंगे। देयर इज़ नाउ अ सर्च फॉर ऑल्टरनेट वेज ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट। तो हमने देख लिया इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करने से बहुत ज़्यादा समस्याएं हमें देखनी पड़ रही है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऑल्टरनेट वेज ऑफ डेवलपमेंट, ऑल्टरनेट वेज ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट एक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। एक नया तरीका देख रहे हैं कि कैसे अब हम एक नए तरीके से डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, और वो मेजरमेंट करने का तरीका क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। वन सच अटेम्प्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज़ एनुअली ब्रॉट आउट बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। तो क्या है ये जो अलग तरीका है डेवलपमेंट को मेजर करने का, वो क्या है? वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है? ये रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा बनाई जाती है। इस रिपोर्ट में क्या होता है भाई? क्वेश्चन उठता है कि क्या है ये रिपोर्ट, आखिरकार इसमें क्या क्या होता है, देखते हैं। दिस रिपोर्ट रैंक्स द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स। तो ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंट्रीज़ को हम लोग रैंकिंग देते हैं, ठीक है। हर कंट्री की रैंकिंग होती है, और रैंक क्यों कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं? तो रैंक करते हैं कुछ सोशल इंडिकेटर्स के आधार पर, जैसे कि कंट्री में लिटरेसी कितनी है, कितने लोग एजुकेटेड है, ठीक है, कितने मेल एजुकेटेड है, कितनी विमेन एजुकेटेड है, उस बेसिस पर कर रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज़ हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? एजुकेशन लेवल, ठीक है। वही सेम टू सेम बात आ गई, लिटरेसी और एजुकेशन लेवल को हम लोग देख रहे हैं। और क्या देखा जा रहा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कितनी उम्र तक जो है वहाँ पर लोग रह रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रिफ्लेक्ट करती है कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी है, ठीक है। और मैटरनल मोर्टेलिटी हम लोग देख रहे हैं कि जो विमेन है, क्या वो सही तरीके से एक तरीके से जन्म दे पा रही है, या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। वो क्या है? वे विमेन, ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, वो एक विमेन का हेल्थ इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये सारे सोशल इंडिकेटर को हम एक कंट्री में नापेंगे, ठीक है। हर कंट्री में जा कर के देखेंगे कि वहाँ की लिटरेसी कैसी है, वहाँ का हेल्थ कैसा है, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, वहाँ पर विमेन की हेल्थ कैसी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, मेजर करेंगे हर कंट्री में जाकर, और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो रिपोर्ट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये जो मेजर होता है, इस मेजर का नाम क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या होगी? बेसिकली रिपोर्ट होगी कि सारी की सारी कंट्रीज़ का एक तरीके से हमने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, वो सारी की सारी कंट्रीज़ को एक साथ रख दिया, मतलब एक लिस्ट बना ली बेसिकली उसकी, ठीक है।
वो चीज़ होगी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी ये सेम टू सेम इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, ये पूरा का पूरा इंडेक्स हो जाएगा, रैंकिंग करी जाएगी इसमें हर कंट्रीज़ की, कि इस पर्टिकुलर कंट्री की ये पर्टिकुलर जो है पॉइंट्स हैं। ठीक है, आई थिंक पॉइंट्स ही दिए जाते हैं, हाँ शायद हर कंट्रीज़ को जो है पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द सोशल इंडिकेटर्स। अकॉर्डिंगली ये जो कॉन्सेप्शन है ये क्या कह रहा है, development should be a process which allows more and more people to make meaningful choices, and the precondition for this is fulfilling of basic needs like food, education, health and shelter। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ना, वो क्या है, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो अलाउ करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि वो अपने चॉइसेस को एक्सरसाइज कर पाए, मीनिंगफुल चॉइसेस बना पाए अपनी लाइफ में, और एक प्री कंडीशन है जिससे कि हर व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स, चाहे वो फूड है, एजुकेशन है, हेल्थ है और शेल्टर है, उसको फुलफिल कर सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लाइन है, सिंप्लीफाइड कर देते हैं। सिंपल सा मतलब ये है, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत आती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेजर है ना, इस मेजर के ज़रिए हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति के पास चॉइसेस है, हर व्यक्ति के पास चॉइस ऑफ एजुकेशन है, हर व्यक्ति के पास एक चॉइस है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। ठीक है, क्या उसके पास स्किल डेवलपमेंट है, क्या उसके पास ये चॉइस है कि वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सरसाइज कर पा रहा है या हेल्थ फैसिलिटीज़ को ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। तो ये सारी जो चॉइसेस होती है जो हर इंडिविजुअल की लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, उसको वो एक्सरसाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और उसकी जो बेसिक नीड्स है, चाहे वो फूड है, एजुकेशन है, हेल्थ है, शेल्टर है, वो उसके बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम वो चीज़ भी देखेंगे, क्योंकि जब वो अपनी सारी चॉइसेस को एक्सरसाइज करेगा तभी तो जा करके उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास चॉइसेस होनी चाहिए और वो मीनिंगफुल चॉइसेस एक तरीके से कर पा रहा है, और साथ ही साथ में जब वो मीनिंगफुल चॉइसेस करेगा तो जो उसकी बेसिक नीड्स है वो क्या हो जाएगी, वो फुलफिल हो जाएगी। और इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है बेसिक नीड्स अप्रोच। ठीक है, हमने पढ़ भी लिया, ये बार बार वही सेम टू सेम चीज़ रिपीट करी जा रही है, बार बार लिखी जा रही है कि जब हम बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज करेंगे, तो बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल होंगी, और यही चीज़ जो है वो बेसिक नीड्स अप्रोच के अंतर्गत आती है। पॉपुलर स्लोगन्स लाइक रोटी कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ, बिजली सड़क पानी, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो उस पर्टिकुलर सेंटिमेंट्स को कन्वे करते हैं कि हाँ, हमें क्या करना है, हमें लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना है। और रोटी कपड़ा मकान, गरीबी हटाओ, बिजली सड़क पानी, ये सारी चीज़ें उसी की तरफ हमें इंडिकेट कर रही है। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो क्या होगा, तो एक इंडिविजुअल एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाएगा, और अपनी जो डिज़ायर्स है, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो मीनिंगफुल चॉइसेस है, उसको वो अपनी लाइफ में जी पाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने करी किसके बारे में, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने करी एक ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन तो नहीं बट एक ऑल्टरनेट वेज ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम समअप करें कि हमने इसमें क्या अंडरस्टैंड करा, इस पूरे टॉपिक में हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करा कि इंडिया में और बाकी सभी कंट्रीज़ में जो डेवलपमेंट मॉडल अपनाया गया, तो उसके ऐसा नहीं था कि सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नहीं, उसके कुछ बेनिफिट्स भी थे। बेनिफिट्स हमने देखे जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हुआ, पॉवर्टी कम हुई, लेकिन साथ साथ में हमने ये देखा कि बेनिफिट्स तो थे, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के आइडिया को डिस्कस करा। हमने ये देखा कि जो जीडीपी है वो बढ़ तो रही है, केक का पीस बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन वो फेयर तरीके से काटा नहीं जा रहा सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बीच में, तो वो चीज़ भी हमने अंडरस्टैंड करी। फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि अगर हम अब तक इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करते हुए आए हैं, तो हम क्यों ना अब एक नए तरीके से डेवलपमेंट को मेजर करना चालू करें। ठीक है, अब तक हम लोग डेवलपमेंट को कैसे मेजर कर रहे थे, जीडीपी में, कि ये कंट्री फर्स्ट है जीडीपी के मामले में, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरीके से हम लोग मेजर कर रहे थे, है ना। तो जीडीपी के तरीके से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे, मतलब जीडीपी में डेवलपमेंट हो रहा था, डेवलपमेंट का मेजर किया जा रहा था। अब हमने क्या करा, अब हमने कहा कि हम दूसरे तरीके से
डेवलपमेंट को मेजर करेंगे। और वो दूसरा तरीका क्या आया? वो दूसरा तरीका आया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रिपेयर करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कुछ सोशल इंडिकेटर्स को नापते हैं हर कंट्री के, कि वहाँ पर एजुकेशन कितनी है, वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है, हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग तय करते हैं कि क्या वहाँ पर जो लोग हैं वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अंडरस्टैंड करी, और हम लोगों ने जीडीपी के अलावा जो दूसरा मॉडल है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, उसको हमने अंडरस्टैंड करा कि हम इस आइडिया को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ब्रॉड मेजर ऑफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को एक बार देखना है। ठीक है। उसमें ये देखना है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है। ठीक है। और अगर रैंकिंग पता चल जाती है तो कमेंट भी आप कर सकते हो। रैंकिंग पता करनी है इंडिया की, और साथ ही साथ में इंडिया के जो नेबर्स हैं उनका कंपैरिजन करना है कि क्या इंडिया अपने नेबर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट में या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और साथ ही साथ में आपको और क्या देखना है, साथ ही साथ में जो टॉप 3 कंट्रीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट में, आपको उनको भी एक बार देखना है कि आखिरकार वो कौन सी 3 कंट्रीज़ है जो ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर पा रही है, अपने लोगों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर पा रही है, अपने हर लोगों को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्थ, एजुकेशन और अदर बेसिक फैसिलिटीज़ दे पा रही है। तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको स्टडी करना है कि वो क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं इंडिया के मुकाबले, जिसकी वजह से वो अपना इतना ज़्यादा बढ़िया डेवलपमेंट कर रहे हैं, हर किसी को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पा रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर सकते हो। ओके। तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस पर्टिकुलर वीडियो से, एक नया आइडिया आप लोगों ने समझा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम पर, और इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक है वो कवर अप हो जाता है। ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक सभी लोगों को नमस्कार।